हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वही पार्ट नंबर 6 में रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक। उसमें हमने रासायनिक समीकरण तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है उत्प्रेरक, पार्ट नंबर 6 में उत्प्रेरक। हम इस उत्प्रेरक के बारे में बहुत जानेंगे आज। जैसे कैटलिस्ट बोलते हैं इसमें कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। वेग में परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ वेग का अर्थ ये हुआ कि वो अभिक्रिया को या तो करेंगे मंद या करेंगे तीव्र गति से। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। अब यहां से क्या समझेंगे हम? उत्प्रेरक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि उत्प्रेरक वे कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग में परिवर्तन करते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब यहाँ पे उत्प्रेरक कई प्रकार के हो सकते हैं, अवस्था के आधार पर हो सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कौन कौन से होते हैं। अपने पाठ में है, पहला टॉपिक है अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर हम पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक कि समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक वे कहलाते हैं जिनमें अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्प्रेरक तथा उत्पाद तीनों के तीनों एक ही अवस्था में हो। तीनों के तीनों एक ही अवस्था में हो। तीनों की समान अवस्था होती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की जब अवस्था समान हो, क्या कहेंगे? सामान्य उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि वनस्पति तेल का वनस्पति घी में बनना, वनस्पति तेल का वनस्पति घी में बनना किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में। और उत्प्रेरक कौन सा होगा आपका? निकिल होगा। उत्प्रेरक कौन सा होगा? निकिल होगा। तो जब वनस्पति तेल का किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन की उपस्थिति में वनस्पति घी में बनना, तो यहाँ पे देखिए तीनों की तीनों अवस्था कैसी होगी? इनकी समान होगी। ये भी द्रव अवस्था में होगा, ये भी द्रव अवस्था में, और ये भी द्रव अवस्था में होगा। इसी प्रकार से देखिए मेथिल एसीटेट का CH3COCH2, ठीक है। तो जब मेथिल एसीटेट की क्रिया हम करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोक्लोराइड का, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में काम में लेंगे HCl। तो जब मेथिल एसीटेट का निर्माण हम हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ से बनता है एसीटेट, एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनेगा यहाँ से? एसिटिक अम्ल। तो यहाँ से जो ये है मेथिल एसीटेट, हाइड्रोक्लोराइड, ये भी एक्वा जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन है, और जो बन गया अपने पास अम्ल है एसिटिक अम्ल, वो भी कौन सी अवस्था में है? जलीय अवस्था में है। तो यहां से समझेंगे मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट जलीय विलयन के रूप में प्लस H2, प्लस H2, H2 भी किस रूप में है? एक्वा के रूप में। हाइड्रोक्लोराइड ये भी क्या है? उत्प्रेरक है। ये भी क्या है? उत्प्रेरक।
जलीय विलयन के रूप में। एक्वा मीन्स जलीय विलयन, ये भी किस रूप में है? जलीय विलयन। और हमारा जो उत्पाद बन के आया वो भी कौन सी अवस्था में है? जलीय विलयन। तो यहाँ से देखिए इसकी भी समान अवस्था, उत्प्रेरक की भी समान अवस्था, और जो बन के आया अपने पास उत्पाद वो भी कौन सी अवस्था में? समान अवस्था में। जब तीनों की तीनों समान अवस्था होती है तो समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट होगा विषमांगी उत्प्रेरक, जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाला जो उत्पाद है उनकी अवस्था अलग अलग हो। दूसरा कौन सा होगा? विषमांगी उत्प्रेरक। जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाला उत्पाद की अवस्था अलग अलग होती है, की अवस्था अलग अलग होती है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। विषमांगी उत्प्रेरक का एग्जांपल हम दे देंगे यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड का, जैसे कि N2 प्लस H2 की क्रिया करवाई, N2 प्लस H2 की क्रिया करवाई, तो यहाँ से क्या करके आ गया अपने पास? हाइड्रोजन के मोल लेंगे 3, N2 एक मिनट, यहीं से हम संतुलित अभिक्रिया को संतुलित करना भी सिखा देंगे। क्या बन के आ रहा है यहाँ से? NH2 2NH2। देखिए अभी यहाँ पे नाइट्रोजन कितने थे? 2 थे, तो 2 मैंने लगा दिए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे? 2 लगा दिए। लेकिन अभी देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2 गुणा 2 कितनी होगी? 4 होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कौन सा नियम नहीं लगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगा, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया में बनने वाले अभिकारक से उत्पाद का कुल द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, का कुल द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि कोयला है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो यहाँ से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन का हमने जो कोयला था उसका कितना मोल है? 1 मोल है। ऑक्सीजन के कितने मोल है? 2 है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ से इसका परमाणु भार कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल है? 2। जब एक का 8 होता है तो दोनों के कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो यहाँ से एक का 12 हो गया, तो दोनों के कितने हो गए? 16 हो गए, ठीक है। सॉरी 16 दूनी 32 हो गए। तो यहाँ से क्या बन के आया अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन कितनी थी? 1 थी, तो एक कार्बन के लिए कितना हो गया? 12 प्लस 2 ऑक्सीजन के लिए कितने हो गए? 32। तो इधर दोनों के कितने हैं? 44। तो बन क्या है? उसके भी कितने हैं? 44। अर्थात दोनों का द्रव्यमान कितना हुआ? 44 और 44 हुआ। तो यहाँ से हम एक बात ये भी सीख लेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाला उत्पाद के दोनों के द्रव्यमान समान रहता है या संरक्षित रहता है। ना तो द्रव्यमान की कमी होती है, ना ही द्रव्यमान की वृद्धि होती है। इसे ही द्रव्यमान का संरक्षण नियम है कहते हैं। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या हुआ? यहाँ से एक बार वापस रिवाइज करेंगे। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उससे बनने वाले उत्पाद का कुल द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, अर्थात ना तो द्रव्यमान की कमी होती है और ना ही द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे अभिक्रिया, यहीं से हम द्रव्यमान का संरक्षण का नियम भी पढ़ लेंगे और अभिक्रिया को संतुलित करना भी पढ़ लेंगे। अभी देखिए एक बार, अभिक्रिया क्या थी? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलती है तो यहाँ से बनता है, सॉरी हाइड्रोजन की उपस्थिति में जलते हैं तो यहाँ से अमोनिया बनती थी, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने मोल थे? 2 मोल थे। अब 2 नाइट्रोजन
अमोनिया बन रही है तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, कितने लगा दें, 2 लगा दें, तो नाइट्रोजन की संख्या कंप्लीट हो गई, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की संख्या कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ से देखिए हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन कितने मोल है 3, लेकिन गुणा में कितने हैं 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुणा 3 बराबर कितने हो गए 6 हो गए। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी अभी भी 2 है, तो इसके गुणा में कितने लगाते हैं 3 लगाते हैं, तो 3 दूनी कितने हो गए 6, नाइट्रोजन कितने हो गए 2। इधर से देखिए हाइड्रोजन की संख्या 3 गुणा 2 6, नाइट्रोजन की संख्या 2, तो 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो कंप्लीट है। तो ये इस प्रकार से हम अभिक्रिया को संतुलित करना भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद की दोनों की अवस्था अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो दूसरा पॉइंट है वो अपना है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। दूसरा है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, पहला है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक, पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो बढ़ाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो क्रिया के आधार पर पहला पॉइंट है धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया जब हम करवाते हैं तो यहां से क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अभी देखिए यहाँ पे 2 पोटेशियम क्लोराइड थे, 2 पोटेशियम क्लोराइड खत्म, 3 दूनी कितने भाग हैं 6, तो ऑक्सीजन प्लस 2O3। अभी यहाँ से अभिक्रिया संतुष्ट है। देखिए 2 पोटेशियम तो 2 पोटेशियम कंप्लीट, 2 क्लोराइड तो 2 क्लोराइड, ऑक्सीजन कितने हुए 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3 दूनी कितने हो गए 6, यहाँ से भी ऑक्सीजन कितने हो गए 6। तो यहाँ से अभिक्रिया को क्या करवा दिया, तुरंत अभिक्रिया को क्या करवा दिया, वेग को क्या कर दिया बढ़ा दिया, और यहाँ से तुरंत क्या हो गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गई मुक्त हो गई। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं कौन से उत्प्रेरक कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो अभिक्रिया से क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मुक्त। तो यहाँ से तुरंत जैसे ही हम अभिक्रिया की करवाई तो यहाँ से क्या बन गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया को जो वेग बढ़ा देते हैं वो कौन से उत्प्रेरक कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट है क्रिया के आधार पर पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका सब पॉइंट। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या हो जाएंगे, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग धनात्मक क्या करेंगे बढ़ा देते, तो ऋणात्मक क्या करेंगे घटा देंगे। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहां से एग्जांपल हो जाएगा आपका, पहले लिख लीजिए रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, वेग को घटा देते हैं क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि 2H2 पेरोक्साइड की जब हम क्रिया करवाते हैं
तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, H2O प्लस प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, यहां से 2 कंप्लीट। 2H2O हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 2, यहां से भी ऑक्सीजन संख्या 2 प्लस O2, तो यहां से भी क्या निकल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 यहां से 2 यहां से 2 ऑक्सीजन। पर ऑक्साइड हाइड्रो पेरोक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जब हम क्रिया करवाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जब हम क्रिया करवाते हैं तो यहां से 2 मोल तो किसके बन गए, 2 मोल तो जल के बन गए, प्लस यहां से क्या मुक्त हो गई, ऑक्सीजन मुक्त हो गई। तो यहां से अभिक्रिया के वेग को जो बढ़ाएंगे घटा देते हैं वो तो कहलाएंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिए ये किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, गिल्स रोल की उपस्थिति में करवाते हैं। यहां से जो उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं वो कौन सा है, गिल्स रोल, और उत्प्रेरक वर्धक में कौन सा काम में ले रहे थे, धनात्मक में MnO2 काम में ले रहे थे। क्या काम में ले रहे थे, MnO2 पर मैग्नेट, जिसे बोलेंगे पर मैग्नेट, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं धनात्मक, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये क्रिया के आधार पर दोनों अपने हो गए। इसके बाद अपना टॉपिक है इसमें 2 और है, एक थर्ड पॉइंट है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक किसे कहेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है वो अगर स्वयं ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए तो क्या कहलाएंगे, स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसे कैसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए, क्या कहलाएंगे, स्वतः उत्प्रेरक कहलाएंगे। तो यहां से एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेथिल एसीटेट की क्रिया जब हम CH3 COCl2 की जब क्रिया करवाते हैं, सॉरी एथिल एसीटेट है तो यहां से एथिल एसीटेट है तो C2H5 हो जाएगा, कि जब हम क्रिया करवाते हैं एसीटेट की जब हम क्रिया करवाते हैं तो यहां से हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3 COOH प्लस एथेनॉल C2H5OH। यहां से देखिए क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक ही किसकी तरह काम करने लग जाए, उत्प्रेरक की तरह काम करने लग जाए, क्या कहलाएंगे, स्वतः उत्प्रेरक कहलाएंगे। यहां से हम ये अभिक्रिया मेथिल एसीटेट की नहीं करवा रहे हैं, एथिल एसीटेट की करवा रहे हैं। एथिल का अणुभार क्या, अणुसूत्र क्या होता है, एथिल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा एथिल का, ठीक है। एथिल का सूत्र क्या होगा, C2H5। एथिल और एसीटेट पहले से अपने पास CH3COO, ये क्या हो जाएगा, एसीटेट हो जाएगा। तो जब हम एथिल एसीटेट की क्रिया करवाते हैं तो यहां से पहले तो क्या होगा, जैसे ही धीरे धीरे निर्माण किसका होने लग जाएगा, एसिटिक अम्ल का। जैसे ही एसीटेट अम्ल का निर्माण होना शुरू कर देता है, थोड़ा सा निर्माण शुरू होता है तो ये अभिक्रिया बहुत तेज गति से संपन्न होती है, फिर तेज गति से संपन्न होती है। तो लेकिन अभिक्रिया को शुरू करते हैं तो थोड़ा पहले धीरे धीरे अभिक्रिया थोड़ा सा निर्माण होता है एसिटिक अम्ल का,
फिर जैसे ही थोड़ा सा निर्माण होता है तो अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है और यहाँ से क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल बन जाएगा, प्लस एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया आपके पास श्वेत उत्प्रेरक। ठीक है, तो श्वेत उत्प्रेरक में क्या कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक ही किसकी तरह काम करने लग जाए, उत्प्रेरक की तरह काम करने लग जाए, तो क्या कहेंगे आपके श्वेत उत्प्रेरक। और जो चौथा पॉइंट है वो है आपका जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वे जो रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंजाइम एक वर्ड है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त समूह होता है एक। एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त बहुत लंबा श्रृंखला होती है, उसे क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। तो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, या फिर यूं बोल सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, जैव उत्प्रेरक कहलाएंगे। अब जैव उत्प्रेरक क्या होंगे, एंजाइम होंगे। एंजाइम क्या होंगे, नाइट्रोजन युक्त कोई ना कोई समूह होगा। तो नाइट्रोजन युक्त यहाँ से कोई ना कोई समूह क्या हो सकता है, यूरिया हो सकती है। ठीक है, यूरिया की जब हम क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से बनता है अपने पास अमोनिया, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहां से देखिए, अब यहां से हमने क्या कहा, जैव उत्प्रेरक किसे कहेंगे, जैव उत्प्रेरक वो होते हैं जो एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। और एंजाइम क्या कहलाएंगे, नाइट्रोजन युक्त कोई ना कोई यौगिक होगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि यूरिया की जब हम क्रिया करवाते हैं तो वो अमोनिया के रूप में टूटती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटती है। तो यहाँ से अमोनिया, पहले यूरिया का सूत्र देख लेते हैं। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 की क्रिया जब हम करवाते हैं तो यहाँ से बनती है 2NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अमोनिया का सूत्र NH3 हो गया। तो यहाँ से नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 2, हाइड्रोजन की संख्या अपने पास होगी 3 दूनी 6, कार्बन प्लस 4, तो यहाँ से अपने पास है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे ये कैसे आया, देखिए इसका सूत्र देख सकते हैं, कार्बन। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, हमें पता है कि 4 संयोजकता होती है कार्बन की। कितनी संयोजकता होती है, 4 होती है। इसके ऊपर 4 हम कोई अलग अलग तरह के यौगिक जोड़ सकते हैं। तो पहला यौगिक हमने जोड़ा था NH2, दूसरा भी हमने क्या जोड़ा है NH2, लेकिन इस कार्बन के पास तो एक अकेला ऑक्सीजन बचा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। लेकिन अब भी इसकी कार्बन संयोजकता कितनी कंप्लीट रहेगी, अनकंप्लीट रहेगी, 1। तो ये कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, द्विबंध बना लेता है। ठीक है, अब ये द्विबंध जब हम एंजाइम की उपस्थिति में, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, जैव उत्प्रेरक, तो जब हम उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से ये बंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और क्या बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी प्लस क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो यहाँ से जैसे ये मुक्त हुआ, 2 हाइड्रोजन की संख्या और आपके पास क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जैव उत्प्रेरक समझ सकते हैं। तो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जैव उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया में एंजाइम, जो अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त समूह होते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त समूह देख लीजिए, कार्बन है, इसके साथ कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो एंजाइम नाइट्रोजन युक्त समूह होता है। तो जब हम यूरिया की क्रिया करवाते हैं जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में, हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो यूरिया क्या है, NH2CONH2, अमोनिया क्या प्राप्त होगी, NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ से ये अपने पास उत्प्रेरक खत्म होते हैं। उत्प्रेरक कौन से खत्म हो गए, क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर हमने कितने उत्प्रेरक पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, जैव उत्प्रेरक पढ़ा है, धनात्मक पढ़ा है, ऋणात्मक पढ़ा है, और
स्वतः उत्प्रेरक पढ़ा था। अभी है अभिक्रिया। जो उत्प्रेरक अभी हमने जो लास्ट दो उत्प्रेरक बचे हैं दो, वो कौन से हैं? अब रासायनिक अभिक्रिया की गति के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता के आधार पर, गति बोल सकते हैं क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएंगे जो उत्प्रेरक वर्धक होंगे, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक क्या होंगे? अब यहां से देखिए उत्प्रेरक है और वर्धक है। वर्धक का अर्थ होता है वृद्धि करना, और उत्प्रेरक का आपको पता ही है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहां से क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक कि क्या है? यहाँ पे देखिए पहला हमने पढ़ा था कि उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उसकी क्रियाशीलता को और बढ़ा देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए उत्प्रेरक के साथ मिला रहे हैं उत्प्रेरक वर्धक को, तो क्या कहलाएगा? आपका उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन की क्रिया करवा रहे हैं हम हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, किसकी उपस्थिति में करवा रहे थे? निकेल की उपस्थिति में करवा रहे थे, सॉरी ये निकेल नहीं, आयरन, आयरन की उपस्थिति में। लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या काम में ले रहे हैं? मोलिब्डेनम, एमओ। तो यहाँ से क्या बन जाएगी? 2NH3 बन जाएगी। उत्प्रेरक वर्धक किसे कहेंगे? उत्प्रेरक वर्धक उसे कहेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन उस उत्प्रेरक की वृद्धि, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाएंगे। यहाँ पर उत्प्रेरक तो क्या है आपका? आयरन है, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक क्या है? MO, जिसे मोलिब्डेनम कहते हैं। MO को क्या बोलते हैं? मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम बोलते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य तो कौन कर रहा है? आयरन कर रहा है, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कौन कर रहा है? MO, मोलिब्डेनम। तो उत्प्रेरक वर्धक वो होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। दूसरा इसी में है उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष दूसरा है उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक विष कैसे? उत्प्रेरक वर्धक क्या करे थे? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे थे, जबकि उत्प्रेरक विष क्या कर देंगे? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देंगे। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो कम करते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। यहाँ पे आप देखिए वही अभिक्रिया N2+H2 की क्रिया करवा रहे थे, कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? आयरन की उपस्थिति में। बन क्या रहा था? NH3, 2NH3 बन रही थी, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ? ठीक है, अब उत्प्रेरक वर्धक में तो काम में ले रहे थे MO, जबकि यहाँ पे क्या काम में लेंगे? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या काम में लेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उत्प्रेरक विष के रूप में काम में कौन कर रहा है? उत्प्रेरक विष कौन है यहाँ पे? कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि यही अभिक्रिया हम N2+3H2 की क्रिया करवा रहे थे, तो क्या बन रहा था? 2NH3 बन रही थी, अमोनिया बन रही थी। काम में क्या ले रहे थे? उत्प्रेरक, आयरन ही ले रहे थे, लेकिन वर्धक का कार्य कौन कर रहा था? MO कार्य कर रहा था। तो उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक में समझ में आ गया होगा। अब ये हमारे उत्प्रेरक इतने ही थे कि जो हमने पहले पढ़ लिए थे। पहले भौतिक अवस्था के आधार पर था, तो अवस्था के आधार पर हमने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था समांगी, दूसरा पढ़ा था विस्मांगी। उसके बाद हमने क्रियाशीलता क्रिया के आधार पर पढ़ा था, तो क्रिया के आधार पर पहला पढ़ा था, एक पढ़ा था स्वतः, दूसरा पढ़ा था जैव, एक पढ़ा था धनात्मक और एक पढ़ा था ऋणात्मक उत्प्रेरक। और यहाँ पे फिर हमने जो 3 नंबर पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे उत्प्रेरक वर्धक और एक हो जाएंगे उत्प्रेरक विष। तो यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक जो बचा अपना उत्प्रेरक का वो है उत्प्रेरक के
उत्प्रेरक के गुण। तो उत्प्रेरक के गुण में हम सबसे पहले तो क्या पढ़ सकते हैं कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, सबसे सिंपल। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं, अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। क्या करेंगे आपके उत्प्रेरक। उसके बाद क्या होगा, देखिए पहला क्या पढ़ा था, अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, स्वयं अपरिवर्तित रह जाएंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या हो जाएंगे, उत्प्रेरक। अगर हम उत्प्रेरक को हल्का सा मिला दें, थोड़ा सा भी मिला देते हैं, उत्प्रेरक की एक निश्चित मात्रा में भी ये क्या करेंगे, ज्यादा काम करते हैं। निश्चित मात्रा में ज्यादा काम करते हैं। तो चौथा इसका विपरीत कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा को अगर हम कम या ज्यादा करेंगे तो उत्प्रेरक सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, निश्चित मात्रा से कम या ज्यादा पर ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक पहला कर क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ये निश्चित मात्रा, अगर ये निश्चित मात्रा करते हैं तो भी उत्प्रेरक अच्छे से काम करते हैं, और उत्प्रेरक की मात्रा अगर कम या ज्यादा होती है तो ये सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अपने इनके गुण हो जाएंगे नॉर्मली उत्प्रेरक के गुण। तो आज हम उत्प्रेरक पढ़ाए, कल हम इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया बच गई है। एक इसमें एक टॉपिक अपना इसमें बचा है इस पार्ट का, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और एक पॉइंट बचा आपका उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय। ये दो टॉपिक और बचे, ये नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे आपको। ओके, आज के लिए धन्यवाद।